नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आईटी एंड डीवी के मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन सेशन में। अगले 40 से 50 मिनट में हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझाऊंगा, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो अंतिम तक बने रहे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है डेटा और इन्फॉर्मेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो रॉ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि उसी डेटा का स्ट्रक्चर्ड, फिल्टर्ड और रिपोर्टेड डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो जो हमारा करंट स्टेट है और डिजायर्ड स्टेट है, इसके बीच का जो गैप आइडेंटिफाई करना होता है, यही होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ यू टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आता है हमारा सिस्टम टेकिंग इनपुट, प्रोसेसिंग दैम एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट। सबसे पहले क्या होता है कि हम इनपुट लेते हैं, इनपुट को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज हाउ आवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम वर्क। इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, प्रोसीड्यूर सब आता है। लेट्स टॉक अबाउट एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या होता है दोस्तों? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो देखिए, कंसेप्शन से लेकर डिस्पोजल तक हमारा लाइफ साइकिल को एसडीएलसी कहा जाता है। इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्लानिंग एंड एनालिसिस, यानी प्रॉब्लम डिफाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, प्लान को प्रोजेक्ट कीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए, रिक्वायरमेंट गैदर कीजिए, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द प्लानिंग एंड एनालिसिस। दूसरा है हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन डेवलपमेंट में हम सिस्टम एलिमेंट को डिजाइन करेंगे, टूल को सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोटोटाइपिंग, केस टूल, ये सभी डिज़ाइन डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दोस्तों देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी का अलग स्ट्रेंथ है, सभी का अलग वीकनेस है, लेकिन स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लैंग्वेज का चॉइस, तो ये हमारे टास्क की डिफिकल्टी को इन्फ्लुएंस करेगा। जनरेशन की बात करें, देखिए सिंपल सी बात है, जितना हायर जनरेशन होगा उतना लिखने में आसान है, पोर्टेबल है, एग्जीक्यूशन आसान होगा और ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। ये याद रखिए, यदि हमारा फर्स्ट जनरेशन से 4th जनरेशन में आएंगे तो मेमोरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, पोर्टेबल ज़्यादा होगा, लिखना आसान होगा, राइट एंड एग्जीक्यूशन स्लोअर होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर के लिए टूल होता है या प्रोडक्ट मैनेजिंग के लिए टूल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर को मैनेज करेगा, सॉफ्टवेयर रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेटवर्क सेटअप, नेटवर्क सेटअप क्या होता है? तो वो देखिए, वो प्रोसेसिंग प्रपोर्शन में वेरी करता है, मेन फ्रेम है या टर्मिनल है या क्या है। सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है? सेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होता है कि जो हमारा डम टर्मिनल है वो मेन फ्रेम से कनेक्टेड होता है। ये देखिए, एक होता है हमारा मेन फ्रेम और मेन फ्रेम से क्या होता है, हमारा डम टर्मिनल कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्क में होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है कि पीसीज जो है टर्मिनल के रूप में काम करती है, जो कि मिनी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों के डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। सेंट्रलाइज नेटवर्क में मेन फ्रेम से डम टर्मिनल कनेक्टेड होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जो पीसीज होते हैं वो टर्मिनल के रूप में काम करते हैं, विच इज कंप्यूटर टू द मिनी कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, मेन फ्रेम से डम टर्मिनल सेंट्रलाइज नेटवर्क, मिनी कंप्यूटर से पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। एसडीएलसी की फेजेस में आपको फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। तो ये सभी फेजेस होते हैं। यदि हम बात करें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को कंडक्ट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, तो एक पैरेलल होगा, एक फेज्ड होगा, एक पायलट होगा। तो ये सभी हमारे डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज कहे जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्विजिशन प्रोजेक्ट। तो देखिए, हमारे डेवलपमेंट से सिमिलर होता है ये। यहाँ पे बिट सॉलिडिफिकेशन है जिसने रिप्लेस कर दिया डिजाइन एंड डेवलपमेंट केस टूल को। व्हाट इज द सेंट्रल रिपोजिटरी? सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होता है बेसिकली कि हमारा प्रोजेक्ट का जो स्पेक है, हमारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, बेसिकली इसके स्टोरीज को हम लोग सेंट्रल रिपोजिटरी बोलते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, देयर अपर, लोअर, इंटीग्रेटेड टूल बाय एसडीएलसी स्टेज। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केस टूल की। सो केस टूल में पहला आता है डायग्राम टूल। डायग्राम टूल क्या होता है कि हमारे सिस्टम कंपोनेंट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग डायग्राम टूल बोलते हैं। सिस्टम कंपोनेंट का, डेटा का, कंट्रोल फ्लो का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायग्राम टूल। एक होता है हमारा प्रोसेस मॉडलिंग टूल। ये सभी केस टूल की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोसेस मॉडलिंग टूल क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को क्रिएट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉस्ट एफर्ट एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, रिसोर्स प्लानिंग, ये सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये सभी केस टूल हैं, डायग्राम टूल, प्रोसेस मॉडलिंग टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। फिर हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन टूल। डॉक्यूमेंटेशन टूल में क्या होता है कि हम टेक्निकल और एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट करते हैं। एक होता है हमारा एनालिसिस टूल, यानी रिक्वायरमेंट गैदर
कीजिए, इनकंसिस्टेंसी को चेक कीजिए, इनएक्यूरेसी को चेक कीजिए, रिडंडेंसी को चेक कीजिए, और फाइनली होता है हमारा डिज़ाइन टूल, यानी ब्लॉक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, मॉड्यूल्स और इंटरकनेक्शन का डिटेल प्रोवाइड करना। ये सभी हमारे केस टूल हैं। फिर से रिकॉल कर लीजिए, डायग्राम, प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन टूल, एनालिसिस टूल और डिज़ाइन टूल। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्या होता है दोस्तों? देखिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है वर्जन रिवीजन मैनेजमेंट, एक आता है बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, एक आता है चेंज कंट्रोल। इफ़ यू टॉक अबाउट द चेंज कंट्रोल टूल, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑटोमेट चेंज ट्रैकिंग, फाइल कोड मैनेजमेंट, इन्फोर्स चेंज पॉलिसी। तो ये सभी हमारे चेंज कंट्रोल टूल हैं। यदि हम बात करें प्रोग्रामिंग टूल की, तो देखिए प्रोग्रामिंग टूल में प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, मॉड्यूल लाइब्रेरी, सिमुलेशन टूल, ये सब के सब हमारे प्रोग्रामिंग टूल के पार्ट होते हैं। और एक होता है हमारा प्रोटोटाइपिंग टूल। प्रोटोटाइपिंग टूल में क्या होता है? सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये सभी हमारे प्रोटोटाइपिंग टूल में आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द वेब डेवलपमेंट टूल, यानी वेब पेज को डिज़ाइन कीजिए, लाइव प्रीव्यू लीजिए, ये सभी हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और एक होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस टूल, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मॉनिटर कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपका क्वालिटी कन्फर्मेंस हो। सो दिस कम्स अंडर क्वालिटी एश्योरेंस टूल। बात करें मेंटेनेंस टूल की, यानी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कीजिए पोस्ट डिलीवरी होने के बाद सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, ऑटो लॉगिंग, एरर रिपोर्टिंग, टिकट जनरेशन, ऑल दीज आर मेंटेनेंस टूल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन समराइजेशन फॉर मैनेजमेंट, तो एक होता है हमारा इंटरनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसे आप समराइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो एक होता है मान लीजिए कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये हायर मैनेजमेंट के लिए समराइज फॉर्म होता है, लेकिन लोअर मैनेजमेंट के लिए डिटेल होना चाहिए। मिडिल मैनेजमेंट के लिए आपको समराइज भी चाहिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को समराइज किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, ये लोअर मैनेजमेंट के लिए बहुत कम डिटेल दिया जाता है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लानिंग के लिए, लोअर मैनेजमेंट को डिटेल इंटरनल रिपोर्ट चाहिए, राइट। और उसके बाद हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, इसके अंदर प्लानिंग और कंट्रोल, टाइम कॉम्प्लीमेंट, इच अदर अक्रॉस लेवल। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन फॉर द टॉप मैनेजमेंट, तो देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब भी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना हो, प्रॉब्लम को एनालाइज करना हो, तो ये स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन की वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ से हमें मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन? तो हमारे पास बहुत सारा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जहाँ से हमें स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन मिलता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फोकस, तो फोकस होगा हमारे ऑब्जेक्टिव पे, स्ट्रेटजीज पे, प्रोग्राम पे और पॉलिसीज पे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये हमारे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट आवर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बात करते हैं टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेटजिक प्लान है उसको आप फंक्शनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और टाइम फ्रेम होता है अप टू 12 मंथ। दोस्तों आपके साथ जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, ये हमारा कैप्सूल कोर्स का पार्ट है, जो कि ITNDV के कैप्सूल कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो इस कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इस चीज़ के अलावा आपको व्हाट टू स्टडी PDF और भी बहुत सारे कंटेंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने कोर्स का लिंक दे रखा है। इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर लोअर मैनेजमेंट, तो सबसे पहले डे टू डे एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फीडबैक में क्या होता है कि हम हायर मैनेजमेंट को सारे रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्म रखते हैं। डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन नीड, एक होता है हायर लेवल। हायर लेवल को मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हायर लेवल को एक्सटर्नल डेटा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जो हमारा डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलैप होता है, इसका भी चांस रहता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग DSS बोलते हैं, पहला सवाल ये है कि DSS का पर्पस क्या है। देखिए DSS एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम लोग जो कि एग्जीक्यूटिव के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। इसका फोकस कहाँ होता है? इसका फोकस होता है सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन पे। सपोर्ट के लिए क्या होता है? देखिए डिसीजन मेकिंग के लिए जितने भी स्टेजेज हैं ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने तक, सब के सब हमारे DSS के पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको पहले पर्पस बताया, MIS का स्पेशलाइज MIS होता है। फोकस कहाँ होता है? सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डिवीजन पे। सपोर्ट कौन करेगा? सारे डिसीजन मेकिंग के स्टेजेस को। यदि हम बात करें इंटरफेस की, यहां देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा मैनेजर और मशीन इंटरफेस होता है वो व्हाट इफ क्वेश्चन के लिए होता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये लेवल की बात करें तो ये मैनेजर को हेल्प करता है सभी लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कंप्यूटर के आउटपुट को डिसीजन मेकर के सब्जेक्टिव फीलिंग के साथ कंबाइन करेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग, सो स्टोरेज कॉस्ट कम करेगा, डेटा मैनेजमेंट को इंप्रूव करेगा, और बेनिफिट क्या है कि मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा और हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। ये सभी हमारे DSS की बात हो रही है। DSS क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो फोकस देख लीजिए, पर्पस देख लीजिए। देखिए इस प्रकार से आपको पढ़ना है, एकदम पिन पॉइंटेड
कंटेंट पढ़ना है। बुक पढ़ने जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या छोड़ना है, हमें क्या पढ़ना है। और इस पार्टिकुलर पीडीएफ में आपको हर एक वो पॉइंट समझाया जा रहा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डीएसएस का पर्पस, डीएसएस का फोकस, इसका सपोर्ट टीम, इंटरफेस कौन होगा, व्हाट इफ क्वेश्चन के लिए, फिर लेवल कौन कौन से होते हैं, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ डीएसएस। यदि हम डीएसएस के कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला होता है हमारा डीवीएमएस। डीवीएमएस में क्या होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से। एक होता है हमारा मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसको स्टोर करना और एक्सेस करना, ये किसका काम है, मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। डीएसएस का एक तो हमारा डीवीएमएस कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया हमारा मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, एक कंपोनेंट होता है हमारा सपोर्ट टूल, जैसे कि हमें ऑनलाइन हेल्प मिल गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ग्राफिकल एनालिसिस हो गया, एरर करेक्शन हो गया। तो दिस कम्स अंडर सपोर्ट टूल। तो मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए, डीवीएमएस एक हो गया, फिर एक होता है हमारा मॉडल मैनेजमेंट, दूसरा हो गया, और तीसरा होता है हमारा सपोर्ट टूल। ठीक है, तो सपोर्ट टूल जो है हमारा तीसरा हो गया। तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं डीएसएस के। यदि हम बात करें डीएसएस के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो पहला होता है हमारा ब्रॉड बेस सपोर्ट, यानी ये हमारे डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगा। दूसरा है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी ह्यूमन कंट्रोल को रिटेन करते हैं ओवर द डिसीजन। डीएसएस की कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये बियॉन्ड एमआईएस है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बियॉन्ड है। ये मैनेजमेंट बाय परसेप्शन को सपोर्ट करता है। ये डिसीजन मेकर को अलाउ करता है कि वो रिट्रीव करे, मैनिपुलेट करे, प्रेजेंट करे, स्टोर करे डेटा को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईआईएस। देखिए, ईआईएस का पर्पस ये है कि हमारे जो टॉप मैनेजर हैं उनके इंफॉर्मेशन नीड को सर्व करना। डिसीजन सपोर्ट कहां से होगा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सभी के लिए डिसीजन सपोर्ट मिलता है। मॉडल की बात करें तो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज करते हैं सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए। क्वेरी कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंटरैक्टिव कंपटीशन के बियॉन्ड जाता है, ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस आता है। आउटपुट की बात करें तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए डिजायर्ड है। सो हम लोग बात कर रहे हैं ईआईएस की, जो कि होता है हमारा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड सब सिस्टम में क्या होता है, ये डेटा को प्रोसेस करेगा अलोंग फंक्शनल लाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इसके अंदर हमारा हिस्टोरिकल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दोनों आएगा। यूजेबिलिटी की बात करें, यूज करना आसान है, ओवर द टाइम एडेप्टेबल है। ईआईएस में और कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर्पस क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा के माध्यम से। एक्सेस की बात करें तो इमीडिएट और इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का। कस्टमाइजेशन की बात करें तो हमारे पास टेलर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि एग्जीक्यूटिव को प्रेजेंट किया जाएगा। टॉप एग्जीक्यूटिव इसे यूज करते हैं, मैनेजर, एनालिस्ट, नॉलेज वर्कर इसको यूज करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट जीडीएसएस, जीडीएसएस होता है हमारा ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है आइए समझते हैं इसको। देखिए, इसका पर्पस ये है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल, मान लीजिए कि लोगों का एक समूह है जो कि डिसीजन ले रहे हैं, उसको सपोर्ट करता है ये जीडीएसएस। इसमें टेक्नोलॉजी क्या होता है कि आप ग्रुप वेयर को डीएसएस टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं। अब पूछेगा ग्रुप वेयर क्या होता है, तो ग्रुप वेयर क्या करता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में आपको हेल्प करेगा, कोलैबोरेशन में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए लोटस नोट हो गया, नॉवल ग्रुप वाइज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, ये सभी हमारे जीडीएसएस के बेस्ट एग्जांपल है, ग्रुप वेयर के बेस्ट एग्जांपल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करें हम लोग जीडीएसएस के फंक्शनैलिटी की, तो ऑटोमेटेड एंट्री होगा, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटेड होगा, बिल्डिंग ऑन टीम मेंबर्स आइडिया। फैसिलिटेशन की बात करें तो ग्रुप फैसिलिटेटर होगा जो कि टेक्नोलॉजी यूज को कोऑर्डिनेट करेगा मीटिंग के दौरान। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। यानी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए हम प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं, क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि गोल को हम अचीव कर सकें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स की बात करें, फिर टॉक अबाउट द टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहला होता है हमारा रिसोर्स को एस्टिमेट करना, यानी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट देखना। दूसरा होता है हमारा स्केड्यूलिंग, यानी स्केड्यूलिंग का मतलब कि टास्क और इवेंट हो गया। तीसरा होता है ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, साइट और स्टाफ के लिए ट्रेन करना, प्रिपरेशन करना। फिर आता है हमारा सुपरविजन, यानी स्टाफ के वर्क को सेलेक्ट करना और मॉनिटर करना। फिर मॉनिटरिंग, फिर डॉक्यूमेंटेशन, यानी प्रोजेक्ट डिटेल को रिकॉर्ड करना। फाइनली आता है इवैल्यूएशन। ये देखिए स्टेप है, एस्टिमेशन, स्केड्यूलिंग, ट्रेनिंग, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनली आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस को हम लोग एसेस करते हैं। और एक होता है हमारा कंटिजेंसी प्लानिंग, यानी हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ जाए उसके लिए हम यदि प्रिपेयर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग। ये सभी प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की, तो ये प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, चीजें क्लियर हो रही हो, तो प्लीज एक लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ये क्या करेगा कि
कि इस वीडियो को और भी IT एंड DV एस्पिरेंट तक ये वीडियो को ले जाएगा और वो भी इस तरह के वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे। यदि हम बात करें प्रोजेक्ट प्लानिंग के इनिशियल स्टेप की, तो आप रोड मैप बनाएंगे नेटवर्क बेस्ड बनाएंगे टास्क एनालिसिस पे। ना प्लानिंग के टूल की बात करें, चलिए प्लानिंग का तो इंपॉर्टेंस हमने समझ लिया। अब कैसे प्लान किया जाए, पहला होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार होता है। हॉरिजॉन्टल बार ऐसा बार होता है जो कि टास्क के ड्यूरेशन को दिखाता है। जो अर्लियर टास्क रहेंगे उनको अपर लेफ्ट में शो करेगा, जो लोअर टास्क रहेगा उनको जो बाद का टास्क रहेगा उसको लोअर राइट में शो करेगा। तो अपर लेफ्ट यानी कि ऐसा, और लोअर टास्क को जो है जो लेटर टास्क को राइट में शो करेगा। स्टेप कैसे ड्रॉ किया जाएगा, पहले टास्क आइडेंटिफाई कीजिए, फिर कंप्लीशन टाइम को एस्टिमेट कीजिए। तो ये इस तरह से हम लोग गैंट चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो गैंट चार्ट के बारे में क्या याद रखना है हमें, हॉरिजॉन्टल बार होता है, टास्क ड्यूरेशन को शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्ट की। ठीक है, पर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कीजिए, टास्क से एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होगा। माइलस्टोन को हम लोग गैंट चार्ट में नहीं शो करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो पहला देखिए प्रोसेस मैं आपको फिर से बता दूं, पहले आप प्लान करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे एज पर कंप्यूटर सिस्टम। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होता है, प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेगा, रिसोर्सेज यूज करेगा, प्लान करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल, कम्युनिकेट, परसुएट एक्सेट्रा। इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निक एंड प्लानिंग टूल, तो टेक्निक क्या होता है कि रिसोर्सेज एस्टिमेट कीजिए, शेड्यूलिंग टास्क कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, साइट प्रिपरेशन, सुपरवाइजिंग स्टाफ, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, अभी ये भी आपको बता ही दिया गैंट चार्ट क्या होता है, पर्ट क्या होता है। हाँ, क्रिटिकल पाथ को समझिए। क्रिटिकल पाथ क्या होता है दोस्तों, कि लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू आउट द नेटवर्क में जो सबसे लंबा पाथ होता है, तो वो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। और यदि आप इसको डिले कीजिएगा, क्रिटिकल पाथ को यदि डिले कीजिएगा, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी डिले हो जाएगा, इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। तो पर्ट का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, टीम एफर्ट, अडॉप्टिंग टू चेंज, कम्युनिकेटिंग, परसुएडिंग, अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल प्रॉब्लम एंड डिजाइन डिटेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CMM। CMM क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। देखिए पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था 1987 में। पर्पस की बात करें तो ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए। इसका पर्पस यही था कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटी है उसे इवैल्यूएट करना, उसे इंप्रूव करना। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 मैच्योरिटी लेवल होता है विथ KPA। KPA क्या बोलते हैं, की प्रोसेसिंग एरिया। इसको हम लोग 5 कॉमन फीचर में क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। 5 मैच्योरिटी लेवल, हम लोग बात कर रहे हैं CMM की। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द CMM। CMM क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो बेसिकली 5 मैच्योरिटी लेवल होते हैं, की प्रोसेसिंग एरिया होता है, जिसको 5 कॉमन फीचर में ऑर्गेनाइज करते हैं। गोल क्या होता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, मैच्योर एंड डिसिप्लिन प्रोसेस, इंपावर एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटी की, तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को डिस्क्राइब करना और आउटकम को प्रेडिक्ट करना। अब देखिए CMM के बारे में KPA की बात करते हैं। KPA का फुल फॉर्म याद रहेगा ना आपको, की प्रोसेस एरिया को हम लोग KPA बोलते हैं। KPA क्या होता है, एक्टिविटीज का क्लस्टर होता है जिसके माध्यम से हम लोग प्रोसेस कैपेबिलिटी के गोल को अचीव करते हैं मैच्योरिटी लेवल पर। तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग विच वी अचीव प्रोसेस कैपेबिलिटी गोल एट मैच्योरिटी लेवल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल। यहाँ पे एक वर्ड आया है गोल। गोल क्या क्या होता है हमारा, गोल में क्या होता है कि हमारे जो की प्रैक्टिसेस हैं उसे समराइज करते हैं प्रोसेस एरिया का। ये हमारे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को इंडिकेट करेगा। अब एक सवाल आया है की प्रैक्टिस क्या होता है। देखिए की प्रैक्टिस में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटीज हो गया जो कि हमारे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए क्रूशियल होता है, इसको की प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं, मैंने आपको 5 लेवल बताया था ना मैच्योरिटी CMM में। CMM क्या फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से रिकॉल कीजिए, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो पहला लेवल होता है हमारा इनिशियल, दूसरा लेवल होता है हमारा रिपीटेबल। तो रिपीटेबल का मतलब क्या होता है कि बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिस, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। लेवल 3 होता है डिफाइन। देखिए बस नाम याद रखिए, उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। लेवल 4 होता है मैनेज, लेवल 5 होता है ऑप्टिमाइजिंग। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, बिल्कुल रिकॉल करेंगे। लेवल 1 होता है इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइन, मैनेज, ऑप्टिमाइजिंग। तो डिफाइन में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं, प्रैक्टिसेस को मेंटेनेंस प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करते हैं। हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड से अडहेयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा डिफाइन वाला लेवल का पार्ट होता है। मैनेज की बात करें तो प्रोजेक्ट प्रोसेस मेजर को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और फाइनली ऑप्टिमाइजिंग आता है। तो ऑप्टिमाइजिंग में हम क्या करते हैं कि प्रोसेस मेजर को यूज करके अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। चलिए तो देखिए हमारा जो लेवल 3 और उसके बिलो का जो लेवल है उसका फोकस है प्रोडक्ट क्वालिटी पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेवल के ऊपर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात हो रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे।
और 3-4 के ऊपर जो लेवल है वो प्रोसेस क्वालिटी पे बात हो रही है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। 3 से बिलो प्रोडक्ट क्वालिटी, 4 के ऊपर प्रोसेस क्वालिटी। मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे ये है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 एंड बिलो, ठीक है, किस पे बात है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे। तो ये ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो रही है। और 4 और 5 जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, प्रोसेस क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये चीज़ मेन है। अच्छा, कौन कौन लेवल होता है मैं आपको बता दूं। लेवल 1 में हम क्या करते हैं, लेवल 1 हमारा होता है इनिशियल। लेवल 1 इज आवर इनिशियल, ये हमारा क्या है, इनिशियल लेवल है, ठीक है। लेवल 2 क्या होता है हमारा, रिपीटेबल होता है, ठीक है। लेवल 3 क्या होता है हमारा, डिफाइन होता है। लेवल 4 हमारा मैनेज होता है। और लेवल 5 क्या होता है हमारा, ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। इनिशियल, रिपीट, डिफाइन, मैनेज, ऑप्टिमाइज, ये याद रखिएगा। लेवल 3 के और 3 और 3 के नीचे प्रोडक्ट क्वालिटी पे, और 4 और 5 में प्रोसेस क्वालिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सीएमएम के बेनिफिट की बात करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीएमएम। तो इसके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये कंसिस्टेंट बेसिस होता है प्रोसेस अप्रेजल के लिए, ये ब्लूप्रिंट होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। अब एक बात आता है सीएमएमआई और सीएमएम। देखिए, सीएमएमआई को बनाया गया ताकि हमारे जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल था उसको एड्रेस करने के लिए, और यही मॉडल ने सीएमएम मॉडल को रिप्लेस किया। अब यदि हम बात करें डेटा सेंटर की, तो डेटा सेंटर या तो सेंट्रलाइज होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी होगा डेटा का और टेलीकम्युनिकेशन का। रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 24/7 कनेक्टिविटी होता है और एसपीयूएफ को अवॉइड करते हैं। यदि हम बात करें सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्गेनाइजेशन डेटा को कंसोलिडेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। हमें एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, रियल टाइम डेटा मिलेगा, हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन्हांस होगा, कॉपरेशन इन्हांस होगा। ये सारे एरिया को अफेक्ट करेगा बिजनेस चेंज के दौरान। इफ यू टॉक अबाउट द डेटा अप्रोचेस, तो 2 तरह का अप्रोच होता है, एक होता है सेंट्रलाइज अप्रोच, एक होता है डिसेंट्रलाइज अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रलाइज अप्रोच के माध्यम से क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंगल डेटाबेस होता है, नाम ही रखा गया सेंट्रलाइज, तो सिंगल डेटाबेस होता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि हमारा मल्टीपल डेटाबेस होता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज में सिंगल डेटाबेस, डिसेंट्रलाइज में मल्टीपल डेटाबेस। अब देखिए, सीएमएमआई और सीएमएम के बीच में मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं मेन पॉइंट। सीएमएमआई में क्या होता है कि हमारा मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को एड्रेस करेगा, और सीएमआई ने रिप्लेस किया, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ये चीज रिपीट हो गया है, मैं से स्किप कर रहा हूं। चलिए, डिसेंट्रलाइज में क्या बताया, जैसे कि आपको बताया डेटाबेस हमारे एक्सटर्नल डेटाबेस से लिंक होगा, कस्टमाइज होगा लोकल नीड के लिए, यूजर के लिए क्लोज होगा, डेटा ऑनरशिप क्लियर होगा, यूजर कॉन्फिडेंस प्रमोट करेगा, डेटा इंटीग्रिटी प्रमोट करेगा। डाटा इशू की बात करें तो अलग अलग डाटा एंटिटीज होता है जो कि हमारे रिपोर्ट को कॉम्प्लिकेट करता है। डेटा रिडंडेंसी भी एक बहुत बड़ा इशू है। लैक सेंट्रलाइज सिनर्जी का लॉस होना। फिर ट्रेंड क्या देखा गया है कि वेब 3.0 को यूज किया जाता है न्यूट्रल पार्टिसिपेटरी नेटवर्क के लिए। व्हाट इज द डेटा सेंटर साइट सिलेक्शन। पहला पॉइंट आता है रिस्क। इसमें एक पॉइंट है जो कि हमारा पावर स्टेबिलिटी एंड बिल्डिंग इम्पैक्ट। इसमें देखिए इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टैक्स इंसेंटिव, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लैंड, कंस्ट्रक्शन, स्किल्ड लेबर, ये सभी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं। ये डेटा सेंटर साइट कलेक्शन में पहला पॉइंट आता है रिस्क। फिर बात करें हम लोग रिडंडेंसी की, तो रिडंडेंसी जरूरी होता है ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एसपीयूएफ को हम अवॉइड कर सकें। एसपीयूएफ का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यदि हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करना है देन वी नीड व्हाट, वी नीड रिडंडेंसी। इसमें एक होता है टीयर 3। टीयर 3 का मतलब क्या होता है, कंकरेंटली मेंटेनेबल। इसमें N+1 अवेलेबिलिटी होती है और भारत में ये कॉमन है। याद रखिएगा टीयर 3 टीयर 4 के बीच में डिफरेंस क्लैरिटी रखना है आपको। टीयर 3 मतलब कि कंकरेंटली मेंटेनेबल और N+1 अवेलेबिलिटी। टीयर 4 क्या होता है कि फॉल्ट टॉलरेंट होता है और यहाँ पे कोई एसपीयूएफ नहीं होता है, नो एसपीयूएफ, ठीक है। तो रिडंडेंसी जरूरी होता है ताकि एसपीयूएफ को हम अवॉइड करें। टीयर 3 के अंदर हमारा भारत में ज्यादातर टीयर 3 कॉमन होता है, N+1 अवेलेबिलिटी होता है। यदि हम बात करें बैंक्स एंड रिडंडेंसी की, तो एक टर्म है कंसंट्रेशन रिस्क। यानी मान लीजिए सारा डेटा जो एक ही डेटा सेंटर में है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, नाम ही रखा है ना कंसंट्रेशन, राइट। मिटिगेशन क्या होता है, तो डेटा रिकवरी साइट यानी डीआर इन डिफरेंट सिस्मिक जोन। तो यदि हमारा डीआर अलग अलग सिस्मिक जोन में है तो मिटिगेशन यही तरीका है। कैसे आप कंसंट्रेशन रिस्क को मिटिगेट कीजिएगा, आप यही कर सकते हैं ना कि जो हमारा डिजास्टर रिकवरी साइट है उसको हम लोग अलग अलग सिस्मिक जोन में रखें। ब्रांच लिंक की बात करें तो देखिए एक डीआर, डीसी मतलब समझिए डेटा सेंटर और डीआर का मतलब समझिए डिजास्टर रिकवरी साइट। मैं बार बार आप डीसी डीआर बोलूंगा, तो डीसी डीआर को कनेक्ट होना चाहिए MPLS 3G 4G वायरलेस अल्टरनेट लीज लाइन। तो डीआर है हमारा डिजास्टर रिकवरी साइट, डीसी है हमारा डेटा सेंटर, तो आपस में कनेक्शन होना चाहिए, राइट। इन दोनों में कनेक्शन
कनेक्शन होना चाहिए अच्छे से। एक होता है हमारा नेटवर्क एग्रीगेशन पॉइंट, जिसको हम लोग NAP बोलते हैं। NAP क्या इंश्योर करता है? NAP बिजनेस और सर्विसेज के कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है इन केस ऑफ फेलियर। तो यदि फेल हो जाए, यदि हमारा सिस्टम फेल हो जाए, तो हमारा बिजनेस और सर्विस जो है कंटिन्यू रहेगा, ये NAP इंश्योर करता है। फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क एग्रीगेशन पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में याद रखिए, डेटाबेस क्या होता है कि हमारा जो इंटर रिलेटेड डेटा DBMS के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसके कलेक्शन को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है डेटाबेस सिस्टम का? तो इसका गोल ये होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन का एफिशिएंट स्टोरेज हो, हमारे इन्फॉर्मेशन का एफिशिएंट रिट्रीवल हो। डिजाइन कैसा होता है? तो लार्ज डेटा वॉल्यूम को मैनेज करेगा, डेटा मैनिपुलेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द डेटा सेफ्टी, तो हमारा जो अनऑथराइज एक्सेस है, हमारा जो अनऑथराइज क्रैशेस है, उससे प्रिवेंट करेगा। यदि हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है डेटा शेयरिंग के लिए। ये जो फाइल प्रोसेसिंग है, उसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है डेटा का रिडंडेंट होना, इनकंसिस्टेंट होना, एक्सेस करने में डिफिकल्टी आना, ये सभी फाइल प्रोसेसिंग के बहुत बड़े डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन हमारे डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। व्हाट इज डेटा आइसोलेशन? डेटा आइसोलेशन मतलब ये होता है कि हमारे जो स्कैटर्ड डेटा होते हैं वो क्या करते हैं, नए एप्लीकेशन को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा है अलग अलग फाइल में। एटॉमिसिटी क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन हो या ना हो, ठीक है, या तो कंप्लीट का कंप्लीट पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन हो, या तो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन हो ही ना। एक होता है कंकरेंसी प्रॉब्लम। कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे यूजर हैं जो कि डेटा इनकंसिस्टेंसी को काउच कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कंट्रोल चाहिए। यदि हम बात करें डेटाबेस सिस्टम की, तो देखिए एक होता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि हम सेंसिटिव डेटा के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे पेमेंट हो गया, अकाउंट बैलेंस हो गया, तो ये एक तरीका हो, ये प्रॉब्लम होता है। गोल तो आपको पता ही है डेटाबेस सिस्टम का, एक्सट्रैक्ट डेटा व्यू को प्रोवाइड करना, स्टोरेज डिटेल को हाइड करना। इफ यू टॉक अबाउट द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो देखिए डेटा का जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो फिजिकल लेवल पे होगा, यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा स्टोरेज डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा। एक लॉजिकल लेवल पे होगा, यहाँ पे डेटा स्टोर और रिलेशनशिप आएगा जो कि DBA के द्वारा यूज किया जाता है। एक होता है व्यू लेवल, यानी पार्सल डेटाबेस व्यू, हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यदि हम बात करें यूजर इंटरेक्शन की, ये सिंप्लीफाइड होता है और ये हमारे डेटा एक्सट्रैक्शन डिटेल को हाइड करता है। डेटा मॉडल क्या होता है? डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, डिफाइन करना, कनेक्शन को, प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, ये सभी चीज़ हमारे डेटा मॉडल के अंदर आते हैं। फ्लैट मॉडल में क्या होता है? तो फ्लैट मॉडल जो है हमारे डुप्लीकेशन और एनोमैली से प्रोन होता है और ये हमारा अर्ली मॉडल है। ER मॉडल क्या होता है? तो ER मॉडल क्या होता है? हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज, रिलेशनशिप, तो ये सब के सब हमारे ER मॉडल के अंदर आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ER मॉडल, तो ER मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो एंटिटीज सेट, रिलेशनशिप सेट, एट्रीब्यूट, कंस्ट्रेंट, ये सब के सब हमारे ER मॉडल के पार्ट होते हैं। देखिए ER मॉडल का यूज़ क्या होता है कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन के लिए ये बेस्ट माना जाता है ER मॉडल। तो मैंने आपको 3 मॉडल यहाँ बताया, क्या क्या मॉडल है? डेटा मॉडल, फ्लैट मॉडल, ER मॉडल। डेटा मॉडल फिर से रिकॉल कीजिए, डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, कनेक्शन को डिफाइन करेगा, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिफाइन करेगा। फिर फ्लैट मॉडल क्या होता है? अर्ली मॉडल है, डुप्लीकेशन और एनोमैलीज से प्रोन होता है। ER मॉडल क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटीज होता है, रिलेशनशिप होता है। तो देखिए मैंने आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ ये सभी मॉडल के बारे में। डेटा मॉडल डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, कनेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। कंसेप्चुअल डिजाइन के लिए हमारा ER मॉडल बेस्ट होता है। ER मॉडल का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज और रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। एंटिटी सेट क्रिएट करेगा, रिलेशनशिप सेट क्रिएट करेगा, जनरल एट्रीब्यूट और कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करेगा। कंसेप्चुअल डिजाइन के लिए बेस्ट माना जाता है। जो हमारा फ्लैट मॉडल है वो फर्स्ट डेटा मॉडल होता है, ये डुप्लीकेशन और अपडेट एनोमैली से प्रोन होता है। देखिए एंटिटीज की बात करें तो एंटिटीज क्या होते हैं? हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो एंटिटीज का जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप होता है दूसरे एंटिटीज़ के साथ। तो एंटिटीज़ के बारे में याद रखिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट कहा जाता है और ये दूसरे एंटिटीज़ के साथ इसका रिलेशनशिप होता है। यदि हम बात करें कार्डिनैलिटीज़ को मैप करने की, तो ये क्या हो, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो एंटिटीज़ के बीच में एसोसिएशंस हैं उसे डिफाइन करता है ये कार्डिनैलिटीज़। व्हाट इज़ द रिलेशनल मॉडल? रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटा मॉडल जो है DBMS में वो हमारा रिलेशनल मॉडल है। ये किस पे बेस्ड होता है? जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक होता है उस पे बेस्ड होता है। और एक टेबल होता है जिसको NAD रिलेशन बोलते हैं, उसको ये डिफाइन करता है हमारा रिलेशनल मॉडल। ये डेटा को स्टोर करेगा टेबल में जिसको रिलेशन कहते हैं।
इट स्टोर डेटा इन टेबल विच इज कॉल्ड रिलेशन। इसका नाम रिलेशन क्यों पड़ा है? क्योंकि डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है और उस टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज जेनरिक डेटा मॉडल। जेनरिक डेटा मॉडल में क्या होता है कि जो हमारा कन्वेंशनल डेटा मॉडल है उसका जनरलाइजेशन होता है। ये हमारे स्टैंडर्डाइज जनरल रिलेशन टाइप को डिफाइन करेगा। तो ये होता है हमारा जनरल जेनरिक डेटा मॉडल। एक होता है सिमेंटिक डेटा मॉडल। सिमेंटिक डेटा मॉडल क्या करता है कि डेटा के मीनिंग को डिफाइन करेगा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इंटर रिलेशन विद अदर डेटा, यानी दूसरे डेटा से कैसे ये इंटर रिलेट है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा। सिमेंटिक मॉडल क्या करता है कि मीनिंग, डेटा की मीनिंग को डिफाइन करता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस, मान लीजिए कि दूसरे डेटा के साथ कैसे ये इंटर रिलेट किया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा की मीनिंग को डिफाइन करेगा। एब्स्ट्रैक्शन दैट डिफाइन हाउ ए स्टोर्ड सिंबल रिलेट टू द रियल वर्ल्ड। एक होता है हमारा एंटिटीज। अब देखिए सिमेंटिक डेटा मॉडल है, एसडीएम है, एसडीएम में कुछ एंटिटी होते हैं। तो एंटिटी क्या करता है कि पूरे एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उसको हम लोग पार्ट में ब्रेक करते हैं जैसे कि रिलेशन मॉडल में करते हैं। एक डोमेन के अंदर हम लोग लोगों के नाम को लिस्ट करते हैं जो कि डेटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और प्रत्येक नेम पॉइंट करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी। एक होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जो हमारा डीबीए है, डीबीए कौन होता है? हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग डीबीए बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। जो हमारा डेटाबेस एब्स्ट्रैक्टर होता है उसको हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको डीबीए बोलते हैं। तो डीबीए क्या करता है दोस्तों? डीबीए हमारे सेंट्रल डेटाबेस को कंट्रोल करता है डीबीएमएस में। जो हमारा सेंट्रल डेटाबेस होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम डीबीए का है। डीबीए का काम देख लीजिए, वो हमारे डेटाबेस के स्कीम को डिफाइन करेगा, एप्रोप्रिएट स्टोरेज स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ऑथराइजेशन ग्रांट करेगा डेटा एक्सेस के लिए, डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस होता है। ये डेटा को स्टोर करता है रिलेटेड टेबल में, स्प्रेड होता है बहुत सारे टेबल में, ना कि फ्लैट फाइल डेटाबेस जैसे तरह। और इसके अंदर हमारे टेबल का कलेक्शन होता है, प्रत्येक का यूनिक नाम होगा, टेबल में कॉलम होंगे जिसको एट्रीब्यूट कहा जाएगा अलग अलग नाम के साथ, और जो रो होगा वो हमारे रिलेशनशिप को शो करेगा सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में। क्वेरी लैंग्वेज में एक होता है प्रोसीड्यूरल, एक होता है नॉन प्रोसीड्यूरल। जो हमारा प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज होता है उसमें यूजर स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेशन के एक सीक्वेंस को, और नॉन प्रोसीड्यूरल में क्या होता है यूजर डिस्क्राइब करते हैं डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को बिना प्रोसीड्यूर को स्पेसिफाई किए हुए। नाम ही रखा है ना नॉन प्रोसीड्यूरल, कोई प्रोसीड्यूर नहीं होगा। और प्रोसीड्यूरल में क्या होगा कि हमारा ऑपरेशन का सीक्वेंस यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। एसक्यूएल क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है? हमारे रिलेशनल डेटाबेस के लिए क्वेरी लैंग्वेज होता है उसको एसक्यूएल बोला जाता है। यदि हम बात करें डीडीएल की, डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करेगा कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेगा या मॉडिफाई करेगा। एक होता है हमारा डीएमएल। डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये इसमें बेसिकली कमांड होते हैं जिसके माध्यम से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टेबल से। एक होता है हमारा एम्बेडेड डीएमएल। ये हमारे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है जैसे कि सी या कोबॉल में। एसक्यूएल लैंग्वेज स्ट्रक्चर की बात करें, एक होता है सेलेक्ट क्लाउज। सेलेक्ट क्लाउज के अंदर हमारे डिजायर्ड एट्रीब्यूट लिस्ट होते हैं क्वेरी के रिजल्ट में। फ्रॉम क्लाउज ये टेबल लिस्ट करता है जिसे हमें स्कैन करना है क्वेरी इवैल्यूएशन में। वेयर क्लाउज इसके अंदर कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट आते हैं टेबल के फ्रॉम द इन क्लाउज। फिर आता है एसक्यूएल के लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो एसक्यूएल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्वेरी लैंग्वेज होता है रिलेशनल डेटाबेस के लिए। इसमें डीडीएल होता है जो कि हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेगा, मॉडिफाई करेगा। एक डीएमएल होता है जो कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, इंसर्ट करेगा। बेसिस क्लॉज में सेलेक्ट क्लॉज, डिलीट क्लॉज, अपडेट, इंसर्ट, फ्रॉम, वेयर, ये सब क्लॉज होते हैं। फॉर्म में देखिए A1 A2 फ्रॉम T1 T2 वेयर कंडीशन सब आता है। एग्जांपल दे सकते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट का, जैसे आपको सारा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, सारा रो सेलेक्ट करना है एक टेबल में, फिल्टर करना है रिजल्ट को कंडीशन के बेसिस पे। यदि हम डीवीएमएस और आरडीबीएमएस के रिलेशन डिफरेंस की बात करें तो देखिए व्यूज में बात करते हैं तो ये अलाउ करता है क्वेरीज को जो दैट रिट्रीव लिमिटेड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। इट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द टेबल। इट अलाउ यूजर टू मेक सिंपल क्वेरीज। ठीक है, ये डीबीएमएस की बात हो रही है। और रिलेशनल सॉफ्टवेयर में आप दे सकते हैं, फिर आरडीबीएमएस के आर्किटेक्चर को दे सकते हैं। एक एसीड फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ए से एटॉमिसिटी यानी इंश्योर कीजिए कि सारा ट्रांजेक्शन जो है ऑल हो या नथिंग हो। कंसिस्टेंसी यानी डेटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। आइसोलेशन यानी ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस किया जाए। ड्यूरेबिलिटी यानी कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली रिकॉर्डेड, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। ए से होता है हमारा एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन या पूरा हो या ना नहीं हो। फिर कंसिस्टेंसी मतलब कि डेटा जो है एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। आइसोलेशन का मतलब कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाए इंडिपेंडेंटली। और ड्यूरेबिलिटी मतलब कि कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड हो। तो एटॉमिसिटी का मतलब कि या तो ट्रांजैक्शन पूरा हो, कमिटेड ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअल, एबॉर्टेड ट्रांजैक्शन डज नॉट हैपन। ठीक है, फिर है कंसिस्टेंसी मतलब ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस को एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में लाए।
जाए, ठीक है। फिर आइसोलेशन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जाए। ड्यूरेबिलिटी, जैसे कमिट हो गया तो ट्रांजेक्शन परमानेंट रहे इवन ड्यूरिंग द सिस्टम फेलियर। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिजिड स्कीम होता है जिसको मॉडिफाई करना चैलेंजिंग होता है, और हमारे बहुत सारे IT आर्किटेक्चर के लिए रिलेशनल डेटाबेस सेंट्रल माना जाता है। यदि हम बात करें डेटाबेस के नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि रिडंडेंसी ना हो, एनोमलीज ना हो। एनोमलीज में क्या क्या हो सकता है, इंसर्शन, अपडेट, डिलीशन, ये सभी एनोमलीज आते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि बड़े बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल में कन्वर्ट करता है, जिसको एक रिलेशनशिप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं। एनोमलीज में क्या होता है कि हमारे डेटा में जो इनकंसिस्टेंसीज आती हैं इम्प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन से, वो हमारा एनोमलीज का पार्ट है। जैसे हमारा इंसर्शन हो गया, अपडेट हो गया, डिलीशन हो गया, ये सभी हमारे एनोमलीज आते हैं, राइट। चलिए, डेटाबेस एनोमलीज में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एनोमलीज में पहला आता है इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन में क्या होता है कि डेटा को हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा फील्ड ही मिस कर रहा है। एक होता है अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली में क्या होता है कि डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। यदि कोई अपडेट किया जा रहा है ओनली वन रो, मान लीजिए कि हमारा एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, उसके एक ही रो में आप अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट एनोमली। एक होता है हमारा डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली क्या होता है, एक रो को आपने डिलीट किया, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी डिलीट कर दिया दूसरे रो में, ये होता है डिलीशन एनोमली। तो नॉर्मलाइजेशन का पर्पस यही है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि एनोमली ना हो। ये एडगार कॉर्ड के द्वारा प्रपोज किया गया। इसका फॉर्म की बात करें तो एक होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको 1NF बोलते हैं। ये कॉलम को होल्ड करेगा, ये कॉलम केवल एटॉमिक वैल्यूज को होल्ड करेंगे। एक होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसको 2NF बोलते हैं। ये पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करता है। एक होता है 3NF, जिसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ये जो हमारे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होते हैं उसको रिमूव करता है। एक होता है BCNF, जिसको बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एक होता है 6NF, जिसको हम लोग 6 नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए डेटाबेस में कीज कौन कौन से होते हैं। एक होता है सुपर की, यानी फील्ड का कॉम्बिनेशन जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रो को एक टेबल में। एक होता है कैंडिडेट की, जिसमें मिनिमल सुपर की होगा, कोई एट्रीब्यूट को रिमूव नहीं किया सकता। एक होता है प्राइमरी की, यानी कि एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक टेबल में एक ही दिखेगा आपको। एक होता है फॉरेन की, यानी एक टेबल का जो फील्ड है दैट इज प्राइमरी की इन अदर टेबल। तो अपग्रेड क्या है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, ठीक है। ऑरेकल का डेटाबेस की बात करें तो एक तरह का ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है। ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया, लेटेस्ट वर्जन 21C है। और इसका कर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डेटा डेफिनेशन, डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल, कंकरेंट एक्सेस हैंडलिंग, बैकअप एंड रिकवरी, SQL स्टेटमेंट। इसका प्रोडक्ट है SQLnet एंड SQ स्टार। सपोर्ट करने की बात करें तो फुल सपोर्ट मिलता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस के लिए। SQL सपोर्ट की बात करें तो स्टैंडर्डाइज SQL कमांड है, कमांड को सपोर्ट करेगा, ऑपरेटर सीट करेगा, जैसे यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस। PL SQL की फीचर की बात करें तो प्रोसीड्यूरल कंस्टेंट होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, रिलेशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल, लूप इंस्ट्रक्ट, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ऑरेकल की फॉर्म की बात करें तो जो हमारे कस्टम डिज़ाइन इंटरफेस को क्रिएट करना, रन करना, इंटरसेक्शन, अपडेट, डिलीशन, क्वेरिंग ऑफ टेबल, मेंटेनिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एडिंग वैलिडेशन चेक विद ट्रिगर, ठीक है। एक होता है हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इशूज़। पहला आएगा हमारा डेटा रिडंडेंसी, इससे क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगा, डिफिकल्टी होगा डेटा को एक्सेस करने में। एक होता है डेटा आइसोलेशन, यानी डेटा को स्कैटर्ड डेटा रहेगा अलग अलग फाइल्स और फॉर्मेट में। एक होगा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, एक होगा एटॉमिसिटी, मतलब कि मनी एक्सचेंज जैसे ट्रांजेक्शन में क्रिटिकल होना, हार्ड टू इंश्योर इन कन्वेंशनल सिस्टम, ठीक है। कंकरेंट, ये सभी प्रोसेसिंग इशूज़ होते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल, हमें कंकरेंसी कंट्रोल लाना पड़ेगा ताकि इनकंसिस्टेंट डेटा को रोक सके, मल्टीपल यूजर अपडेटिंग साइमल्टेनियसली। ऑपरेशनल और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ऑपरेशनल सिस्टम क्या होगा कि पहले कंप्यूटराइज किया जाता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि प्लानिंग सपोर्ट करेगा, फोरकास्टिंग सपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट फंक्शन सपोर्ट करेगा, नॉलेज बेस होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, अलग फोकस होगा स्कोप देन ऑपरेशनल सिस्टम। व्हाट इज डेटा वेयर हाउस? डेटा वेयर हाउस डेटा को स्टोर करता है हाई स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्म फॉर्म में। ये अभी भी रेलिवेंट है डिस्पाइट द रिस्क ऑफ डेटा लीक, ठीक है। डेटा लेक क्या होता है कि डेटा को रॉ फॉर्म में स्टोर करेगा। स्ट्रक्चर फॉर्म में कौन स्टोर करता है? डेटा वेयर हाउस। लेक रॉ फॉर्म में कौन स्टोर करेगा? डेटा लेक। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि रिलेवेंस ऑफ डेटा वेयर हाउस। अब दोस्तों सवाल है कि डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर क्या होता है। सबसे पहले होगा इंटरप्राइज फ्रेमवर्क, यानी सारे इन्फॉर्मेशन डेटा को मैनेज करना, आर्किटेक्चर को समझना, यानी सारे कंपोनेंट को एसेंशियल है ग्रास्प कीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर वेरी करेगा, जैसे कि ODS है, डेटा मार्ट है। एक होता है हमारा इंटरप्राइज वर्सेज डिवीजन लेवल। डेटा वेयर हाउस हमारा इंटरप्राइज लेवल पे आएगा, डेटा मार्ट हमारा बिजनेस लेवल पे आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, इंटीग्रेटेड होगा, टाइम वेरिएंट होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सब्जेक्ट वेरिएंट का मतलब क्या हुआ? ये इंटरप्राइज सब्जेक्ट से रिवॉल्व करेगा। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होगा कि इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट करेगा। टाइम वेरिएंट मतलब कि चेंजेस को कैप्चर करेगा ओवर द टाइम। डेटा वेयर हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल,
डेटा ग्रैन्युलरिटी। डेटा यूजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरली हम लोग डेटा माइनिंग और फोरकास्टिंग के लिए डेटा को यूज़ करते हैं। डेटा वेयरहाउस का लेयर होता है, एक होता है हमारा डेटा सोर्स लेयर, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा ऑपरेशनल डेटा, वेब सर्वर लॉग, इंटरनल मार्केट रिसर्च, थर्ड पार्टी डेटा, ये सब के सब हमारे डेटा सोर्स लेयर में आते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्शन लेयर, यानी डेटा को अलग अलग सोर्स से वेयरहाउस सिस्टम में डालता है। एक होता है स्टेजिंग एरिया, ये क्या करता है, व्हाट इज स्टेजिंग एरिया, क्या करता है दोस्तों, तो स्टेजिंग एरिया क्या करता है कि डेटा को होल्ड करता है इससे पहले कि इसे स्क्रब किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए। एक होता है ETL लेयर, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड डेटा, फुल फॉर्म ही होता है E से एक्सट्रैक्ट, T से ट्रांसफॉर्म, L से लोड, इससे इंटेलिजेंस मिलता है। यदि हम बात करें डेटा स्टोरेज की, तो डेटा स्टोरेज में लेयर की एक होता है हमारा, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब डेटा को स्टोर तो करेंगे ना कहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्टोरेज लेयर। एक होता है डेटा लॉजिक लेयर। डेटा लॉजिक लेयर क्या करता है दोस्तों, हमारा जो है डेफिनेशन जो है डिफाइन करता है बिजनेस लॉजिक को, और रूल फॉर डेटा, ये डेटा लॉजिक लेयर होता है। तो मैंने आपको अलग अलग लेयर बता दिए, डेटा सोर्स, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा स्टेजिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा लॉजिक, डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा वेयरहाउस का गोल क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन को ऑपरेशनल डेटाबेस से फ्री करें, ऑपरेशनल डेटा को एक्सटर्नल रिसोर्स से मिक्स करें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन, स्टेजिंग एरिया, ETL लेयर, डेटा स्टोरेज लेयर, डेटा लॉजिक लेयर, डेटा प्रेजेंटेशन लेयर, मेटा डेटा लेयर। मेटा डेटा लेयर क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा डेटा के बारे में वेयरहाउस में, और इसके अंदर डेटा डिस्क्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन रूल, नेविगेशन पाथ, डेटा डिक्शनरी, ये सब आता है। तो डेटा वेयरहाउस के स्कोप की बात करें तो इंटरप्राइज वाइड यूज किया जाता है पर्सनल डेटा वेयरहाउस को के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट फंक्शनल, डिपार्टमेंटल, डिविजनल वेयरहाउस होगा। और मैंने आपको डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट के डिफरेंस बताया था कि डेटा वेयरहाउस इंटरप्राइज लेवल पे होता है और डेटा मार्ट हमारा बिजनेस लेवल या डिपार्टमेंट लेवल पे होता है। डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो मतलब कि सेम डेटा को आप अलग अलग जगह पे रख रहे हैं, तो यही तो हमारा रिडंडेंसी का कारण बनेगा। इसका लेवल होगा वर्चुअल, पॉइंट टू पॉइंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो डेटा वेयरहाउस के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो वर्चुअल ऑप्शन है, यानी जिसमें आपको ऑपरेशनल डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। एक हमारा सेंट्रल ऑप्शन होता है जिसको में हमारा सिंगल फिजिकल डेटाबेस होगा, शेयर डेटा होगा जो कि सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसमें हमारा मल्टीपल डेटाबेस होगा, नेटवर्क्ड होगा, ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड होगा। तो ये सभी पॉइंट है हमारे डेटा वेयरहाउस के ऑप्शन में। अब बात करते हैं हम लोग, ये सभी रिपीट हो रहे हैं चीज़ें। हाँ, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो केयरफुल मैनेजमेंट और मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को, मेंटेनेंस स्ट्रक्चर को समझना, नए नए डिमांड को मीट करना। एक होता है हमारा BI क्या होता है, हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। तो डेटा वेयरहाउस या डेटा मार्ट से डेटा को यूज करें। DW के अंदर, मैंने डेटा वेयरहाउस के अंदर एनालिटिकल डेटा होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। एक होता है हमारा ANN, आर्टिफिशियली न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करता है कि ह्यूमन थॉट को इमुलेट करेगा, हिस्टोरिकल डेटा को यूज करेगा पैटर्न के लिए। और ANN क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी हमारा जो ब्रेन का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उससे ये इंस्पायर हुआ है। इसको हम लोग पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पैटर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यदि हम बात करें एक्सपर्ट सिस्टम की, तो एक्सपर्ट सिस्टम हमारे ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को एमुलेट करेगा। इसके अंदर इन्फरेंस इंजन आएंगे, नॉलेज बेस आएंगे। यदि हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ANN की, तो अकाउंटिंग, ट्रैक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑडिटिंग, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, मॉर्गेज अंडरराइटिंग, सभी जगह हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज किया जाता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज की फोरकास्टिंग, रेट फोरकास्टिंग, कंट्री रिस्क रेटिंग, स्टॉक IPO प्रेडिक्शन, ये सब जगह यूज किया जाता है। देखिए डेटा माइनिंग में क्या होता है कि हमारे जो हिडन रिलेशनशिप हैं, हिडन पैटर्न है, हिडन मॉडल हैं, ये सभी को हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। हम लोग फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट होता है एल्गोरिथमिक अप्रोच। डेटा माइनिंग का अप्रोच क्या क्या होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन, सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशन, क्लस्टर, फोरकास्टिंग। एसोसिएशन में क्या होता है कि हम सिंगल इवेंट में ऑकरेंसेस को लिंक करते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है कि हम ओवर द टाइम इवेंट को लिंक करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। डेटा, पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे जो क्लासिफाइड डेटा है उसको हमने एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लस्टर में क्या होता है कि हम ग्रुपिंग को डिस्कवर करते हैं बेस्ड ऑन कॉमन। अब मान लीजिए कि कुछ कॉमन फीचर है, सभी में कुछ कॉमन फीचर है, वैसे ग्रुपिंग को हम लोग डिस्कवर करते हैं, ये क्लस्टर आता है। और फोरकास्टिंग में क्या होता है कि हम फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉड्यूल बी का कंप्लीट रिवीजन सेशन। यदि चीज़ें आपको क्लियर हुई हो, एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी IT एंड DB एस्पिरेंट तक पहुंच पाए और वो भी इस तरह के कंटेंट का लाभ उठा पाए। एंड इफ यू वांट PDF ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो, यू कैन WhatsApp me on the number shown on the screen, or in the description section of this video also I have provided the link of the particular course from which you can access the PDF.